नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैंने CAPF 2022 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 79 प्राप्त की है। मेरा जो माध्यम था वो हिंदी था। जो CAPF में पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, मेरा जो पेपर 2 के essay में माध्यम हिंदी था। उसके बाद फिजिकल मेडिकल होता है और देन उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पूरा माध्यम हिंदी था। ये मेरा पहला ही प्रयास है और मेरा अभी मैं 21 का हुआ हूँ। चूँकि इसमें जो एज होती है वो 20 जब आपकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद से फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने भी, मेरी जब एज 20 पूरी हो गई तो उसके बाद मैंने फॉर्म भरा था। और जो मेरे गाइडर थे, जो मेरे टीचर थे और जो मेरे सीनियर थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बेहतर तरीके से गाइड किया कि मेरा प्रथम प्रयास में ही मैं इसमें सफल हो गया हूँ। साथ ही मैं अपने माता पिता को भी इसका सर्वाधिक श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतना परिपक्व किया, इतनी सुविधाएं दी कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल दूं। तो साथ में मेरे दोस्तों को, जो मेरे शिक्षक हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने अपनी जर्नी CAPF की CSC के साथ में ही शुरुआत की थी। मैंने कोई अलग से इसके लिए तैयारी नहीं की। मैंने ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन मैंने BA किया है, सिंपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से। अपने गांव के पास में ही एक कॉलेज है चौधरी चंदन सिंह, वहाँ से। और इंटरमीडिएट मेरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय कानपुर से हुई। जो वहाँ के शिक्षक हैं, उनका भी योगदान है मेरी सफलता में, उनको भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। अब बात आती है कि जो CAPF में एग्ज़ाम में हिंदी माध्यम वाले, जो खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो पहले तो जो पेपर 1 होता है उसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आपको बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है। चूँकि अब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, जो इस बार के एग्जाम की है, जनरल की 345 गई है, तो पेपर 1 में आपका स्कोर काफ़ी मायने रखता है। तो उसके लिए आपको हर एक जो सेक्शंस होता है उसकी डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। CSC में भी, ये आप CSC के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको साइंस अलग से पढ़नी पड़ेगी। CSET पढ़ते हैं, उसमें भी जो कुछ रीजनिंग्स, मैथ के क्वेश्चन होते हैं, हालांकि काफ़ी हल्के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। साइंस में आपको 11, 9, 10 के लेवल की जो बुक होती है NCERT, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। साथ में PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी जो PYQ की बुक आती है CAPF की, उसको प्रेफर कर सकते हैं। पेपर 2 में जो रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिव राइटिंग होती है, तो रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसमें जो फॉर्मेटिंग में कोई गलती ना करें। और यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो कोशिश करें कि अच्छा लिखें, गलतियां, शुद्धियां कम करें, निबंध को ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें। चूँकि जो अपनी भाषा में आप अपने भावों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, तो निबंध आपके लिए स्कोरिंग माध्यम साबित हो सकता है। और जो ग्रामर का पोर्शन है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है और वो सीखा भी जा सकता है। उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, तो उसमें जो 25 क्वेश्चन आते हैं, कोशिश करें कि उसमें 20 या 17-18 के आसपास नंबर लाने का प्रयास करें। और इसको पास करने के बाद यदि आपका ये रिटन क्लियर हो जाता है तो फिजिकल और मेडिकल देना पड़ता है। फिजिकल और मेडिकल के लिए भी आपको टाइम मिलता है 3 महीने का। रिजल्ट आने के बाद भी आपको 1 महीने के बीच का टाइम मिलता है। तो जब जैसे ही रिजल्ट आता है, यदि आपका नाम रिटन लिस्ट में होता है, तो आपको तभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपने फिजिकल के दौरान देखा है कि इसमें जो शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप, बेसिकली जो लॉन्ग जंप होता है उसमें काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं, वो प्रैक्टिस ना होने के कारण ही होता है। तो उसको आप सीरियसली लें, हल्के में ना लें। मेडिकल होता है, पहले से ही सारी जांचें आप बाहर से करा लें। उसमें कुछ, यदि आप चश्मा लगाते हैं, जैसे मैं चश्मा लगाता हूं, तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन ले जाना पड़ता है। तो वो आप पहले से ही डॉक्टर को दिखा के, जो चश्मे वाली शॉप होती है उससे बनवा सकते हैं, या जो हॉस्पिटल होता है आई का, उससे आप बनवा सकते हैं। साथ ही और या कोई भी गहन दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो आपकी, आप जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जाके आप जांच करा सकते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैं मेडिकली फिट हूँ या नहीं फिट हूँ। उसमें इतना कोई कठिन नहीं होता है। हालांकि अब रिव्यू मेडिकल जो पहले 15 दिन या कुछ महीने का टाइम मिलता था, वो तुरंत बाद ही होता है। मुझे भी जो मेरा मेडिकल था उसमें रिव्यू मेडिकल मिला था। ITBP नोएडा मेरा सेंटर था। तो मेरा जो रिव्यू मेडिकल हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो उसमें हालांकि मेरा क्लियर कर दिया गया था। तो आप पहले से ही जांच करा लें, जिसमें वहाँ कोई तनाव की स्थिति ना बने। उसके पश्चात इंटरव्यू की बात है, तो हिंदी माध्यम के हैं जनरली, तो हिंदी में ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं।
हालांकि कोशिश करें कि इंटरव्यू के लिए आप थोड़ी तैयारी इंग्लिश में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे उनको इंग्लिश में ही बोलने को प्रेफर किया गया, हिंदी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आप उसको देख लीजिएगा। और ख़ास बात यह है कि आप डेफ को अच्छी तरीके से भरिएगा। जो हॉबीज होती हैं, जो आपकी जनरली जो हॉबीज हो उसको ही भरिएगा। अगर ज़्यादा आप किसी के प्रभाव में आकर ज़्यादा इधर उधर की हॉबीज भर देते हैं तो आगे आपको समस्या करेंगी। और जो अच्छी चीज़, जो ईमानदारी बरतें आप डेफ में, क्योंकि यही जो इंटरव्यूअर हैं उनके सामने जाएगा। और इंटरव्यू देते दौरान आप हमेशा ईमानदारी बरतें कि जो वो पूछ रहे हैं उसको बताएं, अच्छे से बताएं और ज़्यादा झूठ ना बोलें। जो जैसा आपका नेचर है वैसा ही आप प्रदर्शित करने की कोशिश करें। तो मैंने भी वैसा ही किया। मैंने हालांकि कहीं भी मॉक नहीं दिए थे ऑफलाइन, ऑनलाइन दिया था। जैसे अभ्युदय योजना का होता है वो लोग लेते हैं, तो वहाँ पे दिया था। एसिंग एकेडमी होती है तो उनको एक मॉक दिया था। तो मैंने पूरे 2 मॉक दिए थे, कुल हिंदी में ही दिए थे। वहाँ मेरा राज शुक्ला सर का बोर्ड था, उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे शुरुआत में, तो मैंने कोशिश की इंग्लिश में देने की, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है तो इतनी स्वाभाविक इंग्लिश निकलती नहीं है। जो हम हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ठीक है ये इंग्लिश में उतना सहज नहीं है, या नहीं भी वो कोशिश करते हैं कि आपसे बोलें। तो फिर मेरा जैसे ही वो हिंदी में पूछे फिर मैंने हिंदी में जवाब देना शुरू किया। तो उसके बाद तो सारा अच्छा गया इंटरव्यू। और कल लिस्ट आई, तो लिस्ट आने से पहले किसी को नहीं लगता है कि उसका होगा। मुझे भी नहीं लग रहा था कि शायद ही होगा, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ जाती है। तो उसके हिसाब से सारे जो तीनों सेगमेंट होते हैं, जो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, इंटरव्यू होता है, तीनों में अच्छे नंबर लाने की आवश्यकता होती है। तो शुक्रगुजार हूँ कि मेरा लिस्ट में नाम था। और इस समय मैं सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं सीएससी की ही मुख्यतः प्रिपरेशन कर रहा था, सीएपीएफ साथ में, क्योंकि सीएससी में इतनी अनिश्चितता होती है कि इतना रेगुलरली आ रहा है, सीसेट इतना हार्ड आ रहा है। हालांकि मेरा यूपीएससी प्री भी क्लियर हो गया है और यूपीपीसीएस प्री भी क्लियर हो गया है। माध्यम हिंदी है, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। जो सीएपीएफ के जरिए आपको ग्रुप ए की जो गेजेटेड पोस्ट होती है वो आपको मिलती है। तो किसी भी जो तैयारी करने वाला एस्पिरेंट है वो चाहता है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिले, तो इसलिए मैंने इसको साथ में इसको भी लेके चला। तो मैंने सीएससी के साथ में इसकी भी प्रिपरेशन की। हालांकि कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं थी इसके लिए। जो पेपर 1 के लिए जो स्ट्रेटजी थी, जो करंट अफेयर्स था, वो मैंने न्यूज़पेपर पढ़े। साथ में हिंदी माध्यम में जो दृष्टि की करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है वो मैं फॉलो करता था। और इसके साथ में यूट्यूब से मैंने इतनी कोई सहायता नहीं ली है। हालांकि यूट्यूब पे यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स ये मैंने रिटन क्लियर होने के बाद, क्योंकि उन्होंने शायद उसी के दौरान अपना चैनल बनाया था, उससे मुझे फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू में काफ़ी सहायता मिली, तो उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके बाद में जो पेपर 1 में जो टॉपिक्स होते हैं वो साइंस की मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। साथ में आप लुसेंट का देख सकते हैं कि उसके लिए अलग से क्या कर सकते हैं। पेपर 2 में जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, निबंध होते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा अच्छा रहेगा कि आप निबंध के लिए, उसमें 6 निबंध आते हैं, उसमें से कोई 4 आपको लिखने होते हैं हिंदी माध्यम में। तो आपको 20-30 निबंध जो टॉपिक होंगे, जो आने की संभावना रहती है, उसमें आपको लिख लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप निबंध में ला पाएँ। साथ में जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, फॉर एंड अगेंस्ट लिखना होता है, उसमें भी आप जो टॉपिक होते हैं पहले से ही कुछ जान सकते हैं कि किस पे पूछा जा रहा है या किस पे पूछे जाने की संभावना है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सीएपीएफ की तैयारी कराते हैं, जैसे स्टडी फंडा हो गया या एसिंग एकेडमी हो गई। इस बार हिमांशु वत्स ने भी उसमें काफ़ी योगदान दिया, उसमें काफ़ी काम किया। जो टॉपिक्स होते हैं उनको प्रेफर किया था कि बता रहे हैं कि फंसे हैं इस बार के, तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इससे आप पेपर देते समय आपको सहज महसूस होगा, जल्दी पेपर पूरा होगा, क्योंकि जो माइंड स्टॉर्मिंग होती है वो पहले से ही हो चुकी होती है। साथ में पेपर छोड़े ना, आप किसी भी मीडियम के हो, अगर आप पेपर छोड़ते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना उतनी ही घटती जाती है। कोई भी सेगमेंट ना छोड़ें और ग्रामर पे विशेष फोकस करें, क्योंकि ग्रामर पे फोकस करेंगे तो आपको इंग्लिश में मजबूत होगी, जो लिखने में सहायता करेगी। और अभी जो पेपर हुआ है 6 अगस्त को, जिन लोगों ने दिया है उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहे, कूल डाउन रहे। आपने मेहनत की है तो आपका रिजल्ट आएगा। और साथ में पेपर देने के बाद कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, क्योंकि बीच में लैग नहीं होना चाहिए। साथ में इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स होते हैं उनको भी साधें,
क्योंकि यूपीएससी में पूरे साल का साइकिल होता है, यदि लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप फिर से उसी साइकिल में फंसेंगे। जैसे मेरा था, मैंने तो कई सारे एग्जाम्स के साथ में ही तैयारी की। मेरा पेपर हुआ था वो 5 अगस्त को हुआ था। इससे पहले जो 31 जुलाई को लेखपाल का हुआ था, यूपी लेखपाल का, उसमें भी मेरा डीवी है। हालांकि मैं डीवी कराऊंगा नहीं, क्योंकि मांग भी उठती बच्चों की कि जो सिलेक्ट हो गए वो डीवी ना कराएं, तो उसमें मेरी डीवी कराने की अब कोई योजना नहीं है। साथ ही अब इसके बाद जो मैं सीएससी का इस बार मेंस दे रहा हूं, तो उस पर ही पूरा फोकस है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो माध्यम के स्तर पर ऐसा लगता है कभी कभी जब हम सिलेक्ट नहीं होते हैं या कुछ कहानियां सुनते हैं कि भेदभाव होता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूपीएससी में हालांकि कहीं पे कुछ कमियां हैं, लेकिन ओवरऑल हिंदी माध्यम वालों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। आप सकारात्मक रहें, सबसे जरूरी चीज है। आप कोई भी माध्यम चुनें, आप वहाँ घबराएं नहीं। आप जैसे हैं, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, आप वैसा ही अपने आप को प्रदर्शित करें। तो इंटरव्यू में ये चीज ध्यान रखें। और फिजिकल मेडिकल को एकदम से भी हल्के में ना लें, आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर सकता है। 100 मीटर 16 सेकंड में होती है। आप कोशिश करें कि 15 के अंदर ही दौड़नी, वो जो टाइम होता है 15 सेकंड के अंदर ही रेस को पूरी करने की कोशिश करें। और उसके पश्चात जो 800 मीटर होती है वो भी 3 मिनट 45 सेकंड की होती है, उसको भी आप समय के अंतर्गत ही पूरा करने का प्रयास करें। हल्के में ना लें। रिजल्ट आएगा जिस दिन रिटर्न का, उसी दिन से आप तैयारी में थोड़ा दौड़िए, क्योंकि थोड़े से ही जब बाद में आएगा आपको एकदम से ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप एकदम सबसे जो कठिन इवेंट होता है फिजिकल मेडिकल के दौरान, वो लॉन्ग जंप ही होता है। मेरा टाइम था CAPF 2022 में 1350 के आसपास बच्चे चुने गए थे। ओवरऑल 700 के समथिंग इंटरव्यू हुआ था, तो इतने 500 लोग फिजिकल में बाहर हो गए थे। तो आप समझ रहे हो 500 में भी 400 के अराउंड तो लॉन्ग जंप में ही बाहर हुए थे, लॉन्ग जंप और मेडिकल मिला के। तो लॉन्ग जंप को आप एकदम से हल्के में ना लें, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि 3 उसमें अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन वो भी कम है। यदि आप एक बार नहीं कूद पाते हैं तो उसमें आपके पैर इतने थक चुके होते हैं इवेंट के बाद में। दोपहर में इवेंट होता है, बीच में टाइम थोड़ा सा ही मिलता है जिसमें आप रेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो पैरों को इतना मजबूत कर लें कि आप एक ही बार में कोशिश करें कि एक ही बार में लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर लें, नहीं तो उसके बाद यदि आप करेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाता है। शॉर्ट पुट का इस बार जो यूपीएससी ने है सिंपल कर दिया है। पहले केवल 1 प्रयास मिलता था, इस बार 3 प्रयास उसमें दिए गए हैं, तो उसकी टेंशन ना लें। जैसे मैं गाँव में रहता था तो वहाँ पे शॉर्ट पुट की इतनी उपलब्धता नहीं थी, तो मैंने लखनऊ में जाके प्रैक्टिस की थी शॉर्ट पुट की। तो 3 अटेम्प्ट हैं, यदि आपका क्लियर हो जाता है आप कोशिश करें कि फेंक लें, नहीं भी फेंकेंगे तो वहाँ आराम से क्लियर हो जाएगा। 4.5 मीटर फेंकना होता है, काफी कम दूरी होती है। मेरे समय भी मेरे जो फिजिकल के दौरान हम 32 लोग थे, उसमें एक जो एस्पिरेंट थे वो शॉर्ट पुट में बाहर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो उनका कंसंट्रेशन होता है शायद वो भंग हो गया था, शॉर्ट पुट रेखा से पहले ही गिर गया। तो कंसंट्रेशन भी काफी जरूरी है। हालांकि 3 चांसेस मिलते हैं, काफी आसानी हो गई है। तो आप यदि दूर रहते हैं, शॉर्ट पुट की वहां पे अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको छोड़ सकते हैं, वो हो जाएगा फिजिकल में। लेकिन यदि उपलब्धता है, आप कहीं से भी उसको अरेंज कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर लें। उतना ही आप वहाँ अच्छा महसूस करेंगे कि तनाव नहीं होगा। सबसे अच्छी बात होती है कि आपका तनाव ना हो वहाँ पे। तो उसके बाद फिजिकल के बाद जब फिजिकल क्लियर हो जाएगा, आपको उसी दिन मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। तो मैं ITBP नोएडा में था, तो वहाँ DNS के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी। हम 25 लोग थे, उसमें 22 को रिमेडिकल मिला था, उसमें 17 को DNS के लिए मिला था। तो कोशिश करें यदि पहले से ही जांच करा लें, जो मैंने पहले भी बोला है। और उसके बाद यदि रिमेडिकल में जैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे आपको, तो उसकी चिंता ना करें। यदि आप बाहर भी हो जाते हैं तो कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ आपका इंतजार कर रही है। और साथ में इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपने हॉबीज भरी है, मैंने बोला था कि जो ईमानदार हो, जो आप हॉबीज को पूरा करते हो ईमानदारी से, जो आपको परस्यू करते हो, आपको जो अच्छा लगता है वही भरें, उसी में आप सहज हो पाएंगे, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और क्योंकि हो सकता है कि CAPF के इंटरव्यू के बाद आपको कोई और भी इंटरव्यू देने का मौका मिले, CSC का इंटरव्यू देने का मौका मिले, तो उसमें भी जो आपकी हॉबीज की तैयारी होंगे उससे बच जाएंगे, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार आप तैयारी कर लेंगे। तो साथ में रिटर्न क्लियर हुआ है तो ये भी देख लीजिए, क्योंकि फिजिकल मेडिकल के बाद अब इतना टाइम भी नहीं मिलता इंटरव्यू के लिए। हालांकि मेरे में ज्यादा टाइम था, हाईकोर्ट का स्टे था, लेकिन अब शायद जो UPSC हो जल्दी से जल्दी प्रोसेस पूरी करने का प्रयास करेगी। तो हॉबीज के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी।
और साथ में जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं तो उन पे भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी कि वहाँ जो बेसिक चीजें हैं उन पे आप ना अटके, ना भूलें। अगर आप वो भूलते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि उसका नकारात्मक प्रभाव जाए। और जो SRTs वगैरह पूछते हैं उसके लिए तो कई सारे विभिन्न चैनल्स हैं, उनके माध्यम से आप सीख जाएंगे कि आपको क्या आंसर करना है। जो प्रेफरेंस होगी इंटरव्यू में, प्रेफरेंस में आप वो तैयार कर लें कि आपने क्यों किस फोर्स को पहला प्रेफरेंस दिया है, उसके विषय में जान लें। जो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्यों आपको वो फोर्स अट्रैक्ट करती है, या और दूसरी बात जो आपके राज्य, जो आपका स्टेट है उसमें जो फोर्स काम करती है, या जो स्टेट है आप यदि आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री से सीमा लगती है वहाँ कौन सी फोर्स कार्यरत है, तो उसके विषय में जान लें। वो पूछने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। साथ में हॉबीज है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हॉबीज है, अच्छे से तैयार कर लेना। मेरा आधा इंटरव्यू तो हॉबीज पे ही चला कि एक चीज बताएंगे तो वो फिर पूछेंगे उसी पे, यदि आप अच्छी तरीके से उसको काउंटर कर लेंगे और वही आपके जो मार्क्स हैं उसमें झलकेगा। मेरा पहले प्रयास में CAPF में जो सिलेक्शन हुआ वो दर्शाता है कि आपका माध्यम वो कोई मायने नहीं रखता। आप हिंदी माध्यम को हो तो कई जगह देखा है कि बच्चे शिकायत करते रहते हैं कि जो कंटेंट है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। हालांकि मार्केट में अच्छा कंटेंट आ चुका है, लेकिन जो चीज़ें आपको इंग्लिश में ही लिखनी, कोशिश करें कि उनको आप इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ेंगे जो वोकैबुलरी होती है वो मजबूत होगी तो लिखने में काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ में आप जो मॉक्स होते हैं CAPF के पेपर वो देते रहें, PYQs जरूर करें। उसमें जो थीम आती है उसको अच्छे से पकड़ें। NCERTs के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NCERT को ना छोड़ें। ज्योग्राफी, हिस्ट्री की NCERTs तो मस्ट हैं, उनको जरूर करें। साइंस में जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, 1-2 इस बार वाले पेपर में भी आया है, तो उसको आप देख लीजिए। वेवलेंथ वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। शायद बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस बार भी आए हैं, उनको देख लीजिए। आप पिछले साल के पेपर में मेहनत करेंगे, आपके नंबर उतने ही बढ़ेंगे और आप अच्छे नंबर पेपर 1 में लाएंगे तो आपको लिस्ट में नाम आने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है। फिर जो पेपर 2 होता है, इंटरव्यू होता है, आप पर उतना दबाव नहीं रहता। इसके समाप्ति पे कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। ये पंक्तियां रश्मरथी के तृतीय सर की हैं, इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो आपको भी मैं सुनाना चाहूंगा अंत में कि कंकड़ियां जिनकी शेष सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं।